नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने चंद्रगुप्त और अशोक के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, क्योंकि उसे महान साम्राज्य बोला जाता है। उसको हम समझेंगे और उसके जो अन्य पहलू उनको भी समझने का प्रयास करेंगे कि आर्थिक गतिविधियां कैसी थी, वहां पर लोगों का रहन सहन, जीवन वहां पर कैसा था। तो सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ये समझ लीजिए कि यहाँ पर 3 केंद्र प्रमुख थे। एक पाटलिपुत्र, जो इसकी पूरे कैपिटल था, पूरे साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करता था। साम्राज्य यहीं से बड़ा हुआ था। जो पहले मगध साम्राज्य था वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब वहां पर मौर्यों का शासन आया तो वो पाटलिपुत्र में ही था। इसकी 4 और प्रोमिनेंट जगह थी जहां से शासन चलाया जा रहा था, क्योंकि पाटलिपुत्र, हमने बताया कि यहाँ पे अफगानिस्तान वाले रीजन तक ये क्षेत्र में फैला हुआ था ये साम्राज्य। तो पाटलिपुत्र से अफगानिस्तान में अगर कोई विद्रोह हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यहाँ से राजा की सेना को भेजने में समय लगता, राजा को स्वयं पहुंचने में समय लगता। इसलिए हर कोने पे, हर क्षेत्र पे अलग अलग राजधानियां बना दी गई थी उनके क्षेत्रों के अनुसार। तो यहां पर तक्षशिला बनाया गया है। तक्षशिला एक राजधानी बना दी गई थी। मध्य भारत के लिए यहां पर उज्जैन बनाया हुआ है। सुवर्णगिरी एक जगह है, यहां पर उसको भी बना दिया गया है। और तोशली, यहां पर एक जगह कहां, कलिंग के आसपास की जगह को तोशूल करके है, वहां पर इस एक क्षेत्र बनाया गया था, जिसके जो है तो अलग से वहां पर प्रांतपति स्थापित किए गए थे। अब इन तीनों, ये जो 4 जगह हैं, तो इन चारों जगहों के लिए, क्योंकि ये जो है तो मौर्य साम्राज्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी, प्रांत थे, तो वहां का शासन करने के लिए जो वहां के राजकुमार थे, मतलब जो राज परिवार से संबंधित लोग थे, वही यहां पर शासन कर रहे थे। पहली बात तो आप ये समझिए कि ये क्योंकि किसी और को इसमें शामिल नहीं करना चाहते थे अपनी शासन व्यवस्था में, और एक प्रकार से ये क्या देता था, ये स्थायित्व भी प्रदान करता था। आपको पता होगा कि अशोक राजा बनने से पूर्व उज्जैनी के ही जो है तो सम्राट हुआ करते थे, या प्रांतपति कहा जाएगा। सम्राट क्यों, वो प्रांतपति हुआ करते थे, गवर्नर थे उज्जैनी के। अशोक के जो पुत्र हैं उनको भी ये कौशल के गवर्नर बनाते हैं। ये जो ये वाला रीजन है, तोशूल जो कलिंग वाला रीजन है, वो वाले रीजन का ये प्रांतपति बनाते हैं। तो जो भी प्रांतपति बनते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार के खिलाफ विद्रोह नहीं करेगा, इस चीज पे कंट्रोल रखेगा, तो इस चीज पे विशेष ध्यान देते हैं। और हमेशा जो है तो ये प्रांतपतियों को चारों जगह के जो मेन जगह है, वहां के जो गवर्नर बनाए जाते हैं, वो जो है तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित या मौर्य परिवार से संबंधित ही लोग बनाए जाते हैं। तो आइए इसकी व्यवस्था को देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य कैसे महान साम्राज्य माना जाता है और कैसे इसने जो है तो आगे आने वाले साम्राज्यों के लिए पथ प्रदर्शित किया। बहुत सारी व्यवस्थाएं आज भी चलकर आ रही है, जो अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है उसके अनुसार ही, क्योंकि यहां से साम्राज्य के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक साक्ष्य भी अच्छी मात्रा में प्राप्त हुए हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी बहुत अच्छे से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इनकी शासन व्यवस्था में हम देखेंगे तो सबसे पहले इनके लिए पाटलिपुत्र का महत्व। पाटलिपुत्र सामयिक रूप से महत्वपूर्ण जगह बन जाती है, क्योंकि पाटलिपुत्र, आप मैप में देख रहे होंगे कि पाटलिपुत्र जिस स्थान पे है, तो यहां पर बड़ी बड़ी नदियों का भी संगम है, और 4 नदियां, 2 उसमें से 3 बड़ी नदियां हैं, गंगा, गंडक और सोन, और एक पुनपुन नदी। इन 4 नदियों का यह संगम है। और संगम के कारण क्या हो रहा है, यहां पर पाटलिपुत्र में जल मार्ग की प्रचुरता, जिससे व्यापार इजीली हो पाता है। तो जल मार्ग उपलब्ध है, और पाटलिपुत्र को ही सड़कों से जोड़ा गया है नेपाल से। ऐसा लिखा हुआ, मैगस्थनीज अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि उत्तर भारत से पश्चिम भारत, जो उत्तर भारत वाला रीजन है और पश्चिम भारत वाला रीजन है, वो सब रीजन पाटलिपुत्र से सड़कों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। उज्जैनी वाला रीजन, क्योंकि वहां पे भी प्रांत का एक कैपिटल बनाया गया है उज्जैन में, तो ये वाला रीजन, मध्य भारत वाला रीजन, कर्नाटका वाला रीजन, ये सबसे यहां पे सड़कें गई हुई है। इनके बारे में ऐसे भी पता चलता है, क्योंकि बिल्कुल पहले बताया गया है कि क्या हुआ है कि जो अशोक के शिलालेख है वो राजमार्गों पर स्थित थे। तो जहां जहां पर, जिन स्थानों पर आप देखेंगे, वाराणसी में भी मिलता है, उज्जैन, यहां पर सांची में मिल रहा है, विदिशा के आसपास मिल रहे हैं शिलालेख, इन रीजन्स पे मिल रहे हैं, तो इससे ये क्लियर होता है कलिंग के आसपास मिल रहा है। तो यहां से जो राजमार्ग थे वो भी यहीं से जाया करते थे, और लोगों को वहीं पर शिलालेख भी प्राप्त हो रहे हैं। तो पाटलिपुत्र अच्छी तरह से चारों ओर से जुड़ा हुआ था सड़क मार्ग के भी द्वारा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट जगह थी, और यहां से शासन का कंट्रोल पूरी तरह से किया जा रहा था, और प्रांतों को भी दिशा निर्देश यहीं से प्राप्त होते थे, इसलिए इनका पाटलिपुत्र इंपॉर्टेंट था। अब प्रशासनिक अधिकारी की बात करेंगे, और धार्मिक अधिकारी, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी के लिए जो है तो बताया गया है अर्थशास्त्र में हर चीज बताई गई है।
क्योंकि अर्थशास्त्र के 3 चैप्टर डिवाइड है, वैसे तो 180 चैप्टर की वो किताब है, पर 3 भागों में, पहले भाग में राजा और मंत्रिपरिषद के बारे में बात की गई है, दूसरे में सेनाओं की योजना के बारे में बताया गया है, और इसमें दो चैप्टर है, वो सेना के बारे में बात करते हैं, कैसे युद्ध नीति होगी इसके बारे में बात करते हैं, पड़ोसियों से कैसे संबंध रखेंगे। तो जो उसका पहला चैप्टर है वो बात करता है राजा और उसके मंत्रिपरिषद कैसे कैसे कार्य करेंगे। तो उन्हीं मंत्री आपको बिल्कुल ये आगे चल के बहुत सारे राजाओं, गुप्ताओं के द्वारा, गुप्त साम्राज्य के राजाओं के द्वारा, आगे चल के शिवाजी के द्वारा, हमारे शासन में भी आजकल ऐसा ही हुआ है कि डिफरेंट मंत्री को अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए गए हैं। तो वैसे ही यहां पर भी व्यवस्था की गई है। बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी का यहां पे बहुत अच्छा व्यवस्था की गई है जो अर्थशास्त्र में वर्णित है। इसमें जो राज्य है इसके 7 सप्तांग बताए गए हैं जो महत्वपूर्ण है किसी भी साम्राज्य के लिए या राज्य के लिए। अर्थशास्त्र में जो बताया गया है उसमें बोला गया है 7 चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है राजा, राजा, अमात्य, दुर्ग, जनपद, बल और मित्र। तो इन चीजों के बारे में बताया गया है और ये बोला गया है कि ये चीजें साम्राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो बाकी चीजें हैं उनमें सबसे सुपीरियर है हमारा राजा, क्योंकि ये चीजें अपने जो इनका है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमेशा राजा पे डिपेंडेंट रहता है, अपने भविष्य के लिए ये राजा पे डिपेंडेंट, राजा इनसे ऊपर है, या एक प्रकार से ऐसा कहा जा रहा है कि राजा स्वतंत्र है। पर कहीं से कहीं तक कौटिल्य जो अर्थशास्त्र में लिखते हैं तो वो कभी ये बात नहीं लिखते हैं कि हमारे राजा को निरंकुश हो जाना चाहिए। वो राजा की निरंकुशता को समाप्त करने की बात करते हैं। राजा निरंकुश नहीं होना चाहिए। राजा की निरंकुशता पे या फिर राजा के जो बातें हैं उन पे किसका कंट्रोल होना चाहिए, राजा के जो फैसले हैं उन पे मंत्रिपरिषद का कंट्रोल होना चाहिए। यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद जो 18 लोगों का मेन परिषद होगा जिसे तीर्थ बोला जाएगा, उसे हम आगे देखेंगे। तो उन तीर्थों की जो मेंबर होंगे, जो सदस्य होंगे, जो प्रमुख होंगे, उनकी सलाह से ही राजा द्वारा कार्य किया जाएगा। राजा कहीं से कहीं तक निरंकुश नहीं होगा कि उसके जो मन में आएगा राजा वो करेगा। तो कौटिल्य इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर देखिए कि यहां पर मेन 18 डिपार्टमेंट है और ये सभी डिपार्टमेंटों के प्रमुख हैं। अमात्य जो करके एक वर्ड आएगा, अमात्य एक कॉमन नेम है विभिन्न विभागों के लिए। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो आईएएस आईपीएस आज के जो काम करते हैं वो अमात्य प्रशासनिक अधिकारी वही काम किया करते थे। इनको सिलेक्शन की भी प्रोसेस उसमें लिखी हुई है अर्थशास्त्र में। इनको सेलेक्ट कैसे किया जाएगा इसकी भी एक विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और एक कठोर प्रक्रिया को अपनाया गया है अमात्य के सिलेक्शन के लिए। तो यहां पर जो 18 डिपार्टमेंट है ये इंपॉर्टेंट है इनके द्वारा, और एक कुछ सबॉर्डिनेट भी है जो अन्य इसमें अध्यक्ष पाए जाएंगे। ये व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित, अगर अलग जगह का है, कहीं अनाज का उत्पादन हो रहा है तो वहां के अध्यक्ष को कुछ और बोला जा रहा है, कहीं पर जो है तो कहीं और किसी और चीज की व्यापारिक मार्ग की व्यवस्था की बात करें तो उसके अध्यक्ष को अलग बोला जा रहा है। और मेनली जो लोग हैं वो 18 लोग हैं जिनके द्वारा मेनली ये शासन चलाया जा रहा है, और ये जो 22 लोग हैं ये इनके सबॉर्डिनेट में काम कर रहे हैं। तो इसमें जैसे मंत्री और पुरोहित की बात करेंगे तो धर्माधिकारी हैं, और मेनली जो मंत्री हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के जैसे आजकल होते हैं वैसे ही मंत्री हैं। इसमें 2 अधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, समाहर्ता और सन्निधाता। ये दोनों अधिकारी रेवेन्यू से रिलेटेड, राजस्व संबंधित है। समाहर्ता का सीधे मतलब है यहां पर ये करों का संग्रहण करते हैं, और जो मुख्य वित्तीय अधिकारी होता है साम्राज्य का वो समाहर्ता ही होता है। और ये सन्निधाता ये क्या करते हैं, ये कोषाध्यक्ष होते हैं। ये जहां पर रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है उसके अधिकारी होते हैं और उस पर ध्यान देते हैं, उसके रखरखाव का काम करते हैं सन्निधाता के द्वारा। सेनापति, जैसे आपको पता है कि सेनाओं के अधिपति होंगे। सेना जब मार्च करने जाएगी, सेना जब युद्ध पे जाएगी उसके बारे में बात करेंगे, रणनीति क्या होगी सेना की उस पर बात करेंगे। युवराज ये राजा का उत्तराधिकारी होता है, ये राजा के उत्तराधिकारी होते हैं, और ये होता है कि राजा के मृत्यु के बाद या फिर राजा के अपने पद छोड़ने के बाद युवराज ही इसके पद को संभालेंगे। नायक, कार्मांतिक, व्यवहारिक, इनसे सीधे क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो है तो मौर्य शासन व्यवस्था में इनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा था। यहां पर देखिए मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष है उसका उल्लेख, जैसे आजकल जो पद हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा संभाला जाता है उसकी बात की गई है। दुर्गपाल और आनंदपाल, ये दोनों दुर्ग से संबंधित है, जो बाउंड्री थी वहां की, जो बॉर्डर था उसको प्रोटेक्ट करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा था। आठविक वन विभागों से, वन से संबंधित अधिकारी हुआ करता था, जो वन संपदा, जंगलों का संरक्षण या फिर जो भी उसका रखरखाव होता था उसे संबंधित अधिकारी हुआ करता था। तो इसी तरह क्या हो रहा है, अभी इसमें जो धार्मिक अधिकारी होंगे, धार्मिक और न्याय व्यवस्था 2 और डिफरेंट है, क्योंकि पहले उसको धर्माधिकारी बोला जाएगा, पहले के टाइम पे उसे धर्माधिकारी बोला जाएगा,
पर अशोक के आ जाने पर उसे 3 डिपार्टमेंट पे अलग अलग डिवाइड कर दिया जाएगा। धर्माधिकारी जो धर्म से संबंधित कार्यों के लिए हुआ करता था, और ये क्या करेगा आगे चलकर धम्म महामात्र उसे बोला जाएगा। और एक वर्ड आएगा स्त्राध्यक्ष और ब्रज भूमिका, ये 3 अधिकारी हैं, इनका नाम बिल्कुल याद होना चाहिए। और ये किस कार्य के लिए थे ये भी याद आपको होना चाहिए। ब्रज भूमिक ये काम किया करता था, ये क्योंकि अशोक के आ जाने पर क्या हुआ था, पशुओं की बलि बंद कर दी गई थी, जो हत्याएं की जा रही थी पशुओं की वो सब बंद कर दिया गया था। तो पशुओं के रखरखाव के लिए या फिर पशुओं के ऊपर कोई अत्याचार ना कर रहा उसको देखने के लिए ब्रज भूमिका हुआ करता था। और धम्म महामात्र सब जो धर्म का प्रचार किया गया था अशोक के द्वारा, उसके नियंत्रण की बात करते थे कि कैसे लोगों के द्वारा धर्म का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है उसकी बात। और स्त्रियां जो राजमहल की स्त्रियां थी या फिर बाकी जगहों की स्त्रियां थी, उनके जो है तो आचरण को देख रेख के लिए स्त्राध्यक्ष अलग से बनाए गए थे, ऐसा था। और न्याय व्यवस्था के लिए यहां पर न्यायपालिका के लिए 2 न्यायालय थे, एक धर्म स्थीय न्यायालय और एक कंटक शोधन। जैसे आजकल भी ये डिवाइडेड है, धर्म स्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय को दीवानी न्यायालय कहा जाता था और कंटक शोधन को फौजदारी मामलों के लिए न्यायालय माना जाता था। और यहां पर विधिवत कोई भी केस आता था उसका पंजीकरण किया जाता था, सभी गवाहों की गवाही होती थी, उनके नाम नोट किए जाते थे, ऐसी पूरी व्यवस्था यहां पर थी जैसा अर्थशास्त्र में बताया गया है। इन चीजों पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया गया है न्याय व्यवस्था के बारे में, क्योंकि राजा अगर अच्छे से न्याय नहीं कर पा रहा है तो वो राजा अपने साम्राज्य को अच्छे से नहीं चला पा रहा है, ऐसी बात यहां पर की गई है। तो इस टाइप की व्यवस्थाएं थी। ग्रामीण के लिए या फिर गांवों का जो प्रशासन था, यहां पर बिल्कुल ऊपर तक की बात नहीं की गई कि सिर्फ शहरों पर प्रशासन चलाया जा रहा है। जो गांवों का शासन था वो भी यहां के जो अध्यक्ष थे, जिनको जो गांव का मुखिया हुआ करता था, इसे ग्रामीणी कहा जाता था। और 4-5 गांवों के समूहों का जो सुपीरियर होता था उसे गोप कहा जाता था। ये नाम जैसे आपको बिल्कुल याद रखने हैं कि इन नामों में किनके द्वारा क्या किया जा रहा है और कहां के अध्यक्ष हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो ग्रामीणी जो है तो जो गांव का मुखिया था उसे ग्रामीणी बोला जा रहा था, और गोप बोला जा रहा था जो 4-5 गांवों का प्रमुख होता था। रजुका नाम का भी एक अधिकारी हुआ करता था, जिसे पहले जिलों या फिर मतलब कुछ गांवों और या फिर कुछ गोपों के ऊपर काम करने के लिए रजुका को बनाया गया था। उसे ही बाद में धर्म के प्रचार के लिए भी नियुक्त किया गया था। धर्म प्रचार करना भी इसका उद्देश्य था रजुका का। तो ये भी एक अधिकारी थे जो न्याय से संबंधित थे, धर्म के मामलों से संबंधित थे। अब प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे तो प्रांतीय प्रशासन के बारे में हमने देखा हुआ है कि जो 4-5 प्रांतों में ये डिवाइडेड था, जहां पर उनकी राजधानियां थी। तो सभी में यहां के जो राजकुमार थे, जो राज परिवार से संबंधित व्यक्ति थे या राजकुमार थे, उनके द्वारा यह प्रशासन चलाया जा रहा था, किसी और व्यक्ति के द्वारा नहीं। जो राज परिवार के लोग थे वही प्रशासन को अच्छे से चला रहे थे और प्रांतों के ऊपर ध्यान दे रहे थे। अब वेतन, क्योंकि यहां पर आकर मुद्रा का प्रचलन बढ़ जाता है तो इसीलिए यहां पर वेतन भी प्रोवाइड किए जा रहे थे। सबसे ज्यादा वेतन जो है तो मंत्रियों को दिया जाता था, करीब 60 पड़ के करीब वेतन यहां पर उनको दिया जाता था। ऐसे ही सैनिकों को, मजदूरों को, इनको भी वेतन इसमें प्रोवाइड किया जाता था, क्योंकि इतनी बड़ी मशीनरी है और उसको चलाने के लिए वेतन की व्यवस्था भी की गई थी। ऐसा मौर्य काल में ही देखने को मिलता है, क्योंकि इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी और वैदिक एज, जिसके बहुत सारे हमको प्रमाण नहीं मिलते हैं। और सिंधु घाटी के टाइम पे तो कोई राजा थे ऐसा भी प्रमाण हमको नहीं मिलते हैं। यहाँ का एक सिस्टम बहुत अच्छा था, जासूसी व्यवस्था, खुफिया जानकारी। और मेनली ये किसकी खुफिया जानकारी लिया करते थे? राजा को जानकारी देते थे बाजार की और अपने अधिकारियों की। बाजार और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो प्रशासन को कैसे चला रहे हैं, इनकी खुफिया जानकारी, क्योंकि राजा को जो रिपोर्ट दी जा रही है वो सही है कि नहीं है, राजा जैसा काम करना चाह रहे हैं वैसा उनके प्रशासन में हो पा रहा है, अधिकारी उनके अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, और बाजार में किसी प्रकार की कालाबाजारी वगैरह जैसी कोई व्यवस्था तो नहीं आ गई है। ये सब चीजों को देखने के लिए जासूस बनाए गए थे, जिन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था। और गूढ़ पुरुष क्या किया करते थे? इनके द्वारा जो खुफिया जानकारी है वो राजा को सीधे प्रोवाइड की जाती थी। और ये 2 टाइप के भी हुआ करते थे, एक स्टेशनरी हुआ करते थे और एक अपने पूरे राज्य में घूम के खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का कार्य किया करते थे। इनमें जो आपने ये नाम जरूर सुना होगा कि जो जासूस में जो कन्याएं हुआ करती थी या जो स्त्रियां हुआ करती थी उन्हें विष कन्या कहा जाता था। अगर आपने कोई सीरीज वगैरह पुरानी देखी होंगी, पीरियोडिक ड्रामा, तो उसमें जरूर आपने ये नाम सुना होगा, विष कन्या। तो यहां पर जो फीमेल स्पाई हुआ करती थी उन्हें विष कन्या कहा जाता था।
ये दूसरे राज्यों में जाते थे, भेष बदल का काम करते थे, कभी शिक्षक बन जाते थे, कभी सन्यासी बन जाते थे। तो इस टाइप के क्योंकि जिनको व्यापारी बन जाते थे, क्योंकि जिनका घूमने का काम होता था, उन्हीं के द्वारा ये काम किया जा सकता था, जासूसी वाला, राजा को जानकारी देने वाला। तो जासूसी की व्यवस्था भी यहां से स्टार्ट हो जाती है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बिल्कुल बताया गया है कि राजा को स्वयं भी कभी कभी जाकर अपने राज्य में गुप्त रूप से खुफिया जानकारी लेनी चाहिए या फिर अपने शासन के हालात को जानने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अशोक के द्वारा अपनाया जाता है बहुत सारे धर्मालयों में, और जो बहुत सारे उन्होंने प्रतीक्षालय या फिर नागरिकों के लिए बनाए हुए थे सुविधा केंद्र, वहां पर अशोक स्वयं जाते हैं और व्यवस्था का जायजा लेता है कि व्यवस्था कैसी चल रही है, व्यवस्था सही चल रही है कि नहीं। अब आर्थिक व्यवस्था की बात करेंगे, जो बैकबोन है किसी भी साम्राज्य की, चाहे वो मौर्य साम्राज्य हो, चाहे आज का साम्राज्य हो, किसी भी साम्राज्य की बैकबोन जो है वो आर्थिक व्यवस्था है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो इतनी बड़ी मशीनरी है, इतने सारे अधिकारी वगैरह हैं, इतने सारे कर्मचारी हैं, इनको कैसे पे किया जा रहा है, कैसे इनके पास व्यवस्था बनाई गई है, तो इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो कृषि और जो सिंचाई की व्यवस्था है वो उन्नत अवस्था में थी। यहां पर कृषि एवं सिंचाई भरपूर मात्रा में की जा रही थी। और सबसे पहली बात, यहां पर जो कृषि भूमि थी वो दो टाइप से डिवाइडेड थी। एक राजकीय भूमि, भूमि को दो टाइप से डिवाइड किया गया था, एक राजकीय भूमि और एक निजी भूमियां। निजी भूमियों पे सीधे खेती की जा रही थी लोगों के द्वारा। राजकीय भूमियों पे यहां पर क्या होगा कि दासों की स्थिति में परिवर्तन होगा। भारत में पहले से प्राचीन काल से दासों जैसा शब्द नहीं है, दास यहां पर भारत में उपस्थित नहीं है। जो पश्चिमी देशों में जो काम दासों के द्वारा किया जा रहा है वो काम जैसे घरेलू दास के रूप में या फिर कृषि के दास के रूप में, तो यहां पर हमारे यहां वो काम शूद्रों के द्वारा किया जा रहा था। तो अभी क्या होता है, मौर्यन टाइम पे तो चीजें चेंज होती है और जैसे ही अशोक का शासन आता है तो शूद्रों की स्थिति में परिवर्तन होने लगता है। दासों जो हमारे यहाँ दास के रूप में काम कर रहे थे उनकी स्थिति परिवर्तित होने लगती है, क्योंकि अशोक क्या कहते हैं, अशोक बोलते हैं कि आप बिल्कुल जो भी काम कर रहे हो, जैसे आप अगर शिकारी हैं, मछुआरे हैं, कांधार जो अभिलेख है, बिल्कुल आपको याद रखना है कि कांधार अभिलेख में मछुआरों और शिकारियों के बारे में बताया गया है और बोला गया है कि उनकी स्थितियों में परिवर्तन हुआ है राजा अशोक की धम्म की नीति के कारण। क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि आप शिकारी वाला काम और भी जो अपना मछली पालन, मछली पकड़ने वाला काम है वो छोड़कर क्या करिए, आप कृषि करिए। तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर राजकीय भूमियां प्रोवाइड की जाती है कृषि के लिए। राजा यहां पर खेती के लिए भूमियां देता है और सिंचाई की सुविधा भी राजा के द्वारा प्रदान की जाती है। सुदर्शन झील एक करके है, पुष्यमित्र वैश्य के द्वारा बनवाई गई थी, जो चंद्रगुप्त का राज्यपाल था। उसके बाद में बहुत मरम्मत भी की गई है बहुत सारे राजाओं के द्वारा। सौराष्ट्र में ये झील है, तो ये भी मौर्य काल के टाइम पे ही बनी थी। और ये किसके लिए बनाई गई थी, सिंचाई की। तो सिंचाई और कृषि की भूमि दोनों राज्य प्रोवाइड करता था। और यहां पर काम क्या होता था शूद्रों और दासों का, कि आप आके खेती में संलिप्त हो, आप समाज की मुख्य धारा से जुड़े, जो आप अपना पुराना काम है वो छोड़कर आगे बढ़े। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि कृषि की जो व्यवस्था थी वो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रही थी और रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट हो रहा था, अच्छे से समृद्ध अवस्था में पहुंच रहा था। और भी बहुत सारी गतिविधियां हैं जो वैश्यों के द्वारा की जा रही थी। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, जब इस कृषि में संलिप्त हुए, तो शायद जो कृषि में संलिप्त हो गया दास या शूद्र, तो उसका बच्चा शायद कृषि ना करना चाहता हो, किसी और व्यापारिक गतिविधि में संलिप्त होना चाहता हो। तो इस तरह क्या हो रहा था कि धीरे धीरे समाज आगे बढ़ रहा था। तो इसी से यहीं से परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है शूद्रों की स्थिति में। सेना, जो मौर्य साम्राज्य था इसकी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय यहाँ के घोड़ों को और यहाँ की सेना को दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ करीब 6 लाख सैनिक थे, इनके पास करीब 6 लाख सैनिक थे। चतुरंग करके सेना का उल्लेख आता है अर्थशास्त्र में। चतुरंग सेना, चतुरंग सेना मतलब पैदल सैनिक, इसमें चारों को शामिल किया गया है। पैदल सैनिक है, घोड़े पे है, रथ पे है और हाथी पे बैठा हुआ सैनिक। तो इस प्रकार ये चतुरंग सेना है। और इनके द्वारा, इनके पास नेवी की व्यवस्था थी, क्योंकि व्यापार जो है, व्यापार बाहरी राज्यों से थल एवं जल दोनों के मार्ग से हो रहा था। तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए यहां पर इनके पास नेवी की भी व्यवस्था थी। तो मौर्य साम्राज्य में नेवी की व्यवस्था थी, चतुरंग सेना थी, 6 लाख सैनिक इसमें उपलब्ध थे। अशोक ने भले शांति की नीति को अपनाया हुआ हो, पर आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि अशोक ने कभी भी अपनी सेना को समाप्त नहीं किया, सेना को बनाए रखा, सेना का जो भी खर्च था वो भी उठाया। इसीलिए अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया, क्योंकि यहां पे इनके यहां मशीनरी और जो अधिकारियों की मशीनरी थी और जो सेना थी वो ज्यादा मात्रा में उपलब्ध थी। तो उनको चलाने के लिए भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखना आवश्यक था। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए अगला जो तत्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके यहां सिक्के,
यहाँ इनके यहाँ मुद्रा का प्रचलन बढ़ गया था। बहुत सारे पंचमार्क सिक्के वैदिक काल में भी स्टार्ट हो गए थे, पर उतने ज्यादा मात्रा में सिक्कों का प्रचलन नहीं था। वहां पर वस्तु विनिमय प्रणाली ही चलती थी। पर यहां पे सिक्के बन रहे थे, यहां पर डिफरेंट टाइप के सिक्के थे। उनमें से सिक्का है ये जो आपको दिख रहा है, ये चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है। मेनली यहां पे चांदी के और तांबे के ही सिक्के चलते थे। तो जी ये सिक्का दिख रहा है आपको, ये चांदी का सिक्का है, पंचमार्क सिक्के हैं। इसमें बहुत सारे चिन्ह बनाए गए, कहीं कहीं पे मोर का चिन्ह मिलता है। तो ऐसा समझा गया है, कुछ चिन्हों को नोटिस किया गया है कि ये शायद इनके राज परिवार के सिक्के हों, राज परिवार के द्वारा चलाए गए सिक्के हों। यहां पर जो सोने के सिक्के चलाते थे, यूनानी प्रभाव के कारण जो सोने के सिक्के चलते थे उनको स्वर्ण बोला जाता था। चांदी के सिक्कों को धारण कहा जाता था। और जो तांबे के सिक्के थे इन्हें माशक कहा जाता था। तो इस टाइप के 3 सिक्के चलते थे और इनमें एक सिक्के का नाम चल के आता है पड़। तो इनमें जो भी मेन सिक्का, मतलब इनका जो प्रधान सिक्का था उसे पड़ बोला जाता था। ये प्रधान सिक्का जो पड़ था वो 1 तोले का 3/4वां भाग था चांदी के सिक्के का। तो इसका उपयोग जो है तो यहां पर क्या किया जाता था, सभी को वेतन प्रोवाइड करने के लिए और भी कार्यों के लिए, दान देने के लिए इन सिक्कों का प्रयोग प्रॉपर तरीके से किया जा रहा था। तो ही व्यापार समृद्ध अवस्था में पहुंचा, क्योंकि अब टोकन करेंसी जैसे सिक्का कॉइन के रूप में करेंसी आ गई थी, इसीलिए जो है तो व्यापार उन्नत अवस्था में पहुंचा। क्योंकि जब तक वस्तु विनिमय प्रणाली है तो चीजों को एक दूसरे से एक्सचेंज करके व्यापार को समृद्ध करना थोड़ी डिफिकल्ट प्रोसेस थी, क्योंकि उसको क्या करना पड़ रहा था, क्योंकि जो आम नागरिक था उसके पास एक्सचेंज करने के लिए सिर्फ क्या होते थे, अनाज। और उन अनाजों को एक्सचेंज करने पर क्या हो रहा था, जो व्यक्ति सामान बांट रहा था उसके पास बहुत ज्यादा अनाज इकट्ठा हो जाता था, जिससे रखने के लिए उसे वेयर हाउसेस बनवाने पड़ते थे और भी चीज की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इसीलिए व्यापार उस टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट था। पर जैसे ही सिक्के बनने लगे तो फिर क्या होता है, मार्ग प्रशस्त हो जाता है और क्या होता है, व्यापार और वाणिज्य समृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। तो इस तरह ये सिक्कों, और जिन सिक्कों का नाम यहां पर आपको बिल्कुल नाम याद रखना है कि इसको पड़ बोल रहे थे, यहां पर सिक्कों को पड़ बोला जाता था। कर व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि इतनी बड़ी मशीनरी को चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी। जो कृषि और जो व्यापार था, कृषि, व्यापारी एवं कारीगर, इन्हीं तीनों लोगों से टैक्स लिया जाता था। और टैक्स बेसिकली 1/6 से लेकर 1/6 से लेकर 1/4 से लेकर 1/6 उपज का हिस्सा लिया जाता था। यहां पर जो अर्थशास्त्र में है, एक बात थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि अर्थशास्त्र में इतने ज्यादा करों के बारे में बताया गया है कि अगर ये कर एक्चुअली में लिए जाते रहेंगे उस टाइम पे, तो वहां के लोगों का जो जीवन था वो सामान्य नहीं रहा होगा, क्योंकि इतने ज्यादा कर देने के बाद पैसे बचते ही कितने रहे होंगे जीविकोपार्जन के लिए। तो यहां पर अर्थशास्त्र में बहुत सारे करों के बारे में बताया गया है। मेनली यहां 1/4 से 1/6 उपज का हिस्सा ये लिया जाता था, 1/4 से 1/6वां भाग तक लिया जाता था। और इसमें कृषियों से, कृषि से लिया जाता था, व्यापारियों से चुंगी कर लिया जा रहा था, मार्गों का उपयोग करने के लिए लिया जा रहा था, जो विदेशी व्यापारी आते थे उनसे लिया जा रहा था, और कारीगरों से भी इस प्रकार के टैक्सेस लिए जा रहे थे, जिनका वर्णन हमारे अर्थशास्त्र में किया हुआ है। अर्थशास्त्र में तो और भी बहुत सारे टैक्सों के बारे में बताया गया है। अब कला एवं वास्तुकला के बारे में बात करेंगे कि वहां पर मौर्यन टाइम पे कैसा आर्किटेक्चर था, कैसे भवन निर्माण करते थे, मूर्तियां कैसे बना रहे थे, या फिर जो बर्तन थे उनके वो किस डिजाइन के थे, कैसे बना रहे थे, तो उनके बारे में बात करेंगे। इनमें बहुत डिटेल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम कला एवं साहित्य वाला जब चैप्टर अलग से पढ़ेंगे वीडियोस में तो वो फिर अलग से समझेंगे, बहुत डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। बस हम ये देखेंगे कि मूर्ति और भवन का निर्माण कैसे प्रारंभ हो रहा था। क्योंकि पहले, इससे पहले जो भी सभ्यताएं थी, वैदिक सभ्यता, तो उस टाइम पे शायद पक्के मकान नहीं बन रहे थे, पत्थर के काम नहीं हो रहे थे, इसीलिए उनके अवशेष बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जहां पक्की ईंटों का प्रयोग हो रहा था, उनका अवशेष हमें प्राप्त होता है। पर यहां पर आके इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है इंडिया का। यह बोला गया दूसरी नगरीय सभ्यता है। पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता है और दूसरी बार मौर्य शासन काल में ही आके पक्की ईंटों का प्रयोग, पत्थर का प्रयोग होना प्रारंभ हो जाएगा, और बहुत सारी चीजें इसमें डिफरेंट होगी। तो हम इनको फिर सिर्फ मतलब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कैसे भवनों का निर्माण हो रहा है, कैसे बर्तनों का यूज ये लोग कर रहे हैं। तो भवन निर्माण वाली प्रोसेस में हम ये देखेंगे कि यहां पर सबसे पहले पक्की ईंटों का प्रयोग चालू हो गया है, क्योंकि ये जिस जलवायु में घर बने हुए थे, जिस जलवायु का क्षेत्र था ये,
पकी ईंटों का प्रयोग से ही घर बनाए जा सकते थे और पत्थरों के प्रयोग से, क्योंकि अगर लकड़ी वाला स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है तो वो धीरे धीरे क्या होगा, लकड़ी टाइम के साथ सड़ जाएगी, क्योंकि जिस रीजन पे ये क्षेत्र पाया जाता है वहां पर भारी बारिश होती है, नदियों का क्षेत्र है, नमी युक्त क्षेत्र है। तो यहां पर भवन निर्माण की जो कला थी, ऐसा बोला गया कि बहुत भव्य, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में जरूर लिखा हुआ है कि बहुत भव्य भवन यहाँ पर बनाए गए थे, बहुत बड़े बड़े महल थे यहाँ पर। ईरान का जो बहुत बड़ा महल है उससे कंपैरिजन किया गया है पाटलिपुत्र, मतलब जो मौर्यों के साम्राज्य का जो मेन गढ़ था जहाँ पर राजा रहा करता था, वो भी महल उतना ही बड़ा था, पर ऐसा कोई चिन्ह देखने को नहीं मिलता है। जो कुम्हारर घर के एक जगह है, कुम्हारर करके जो जगह है, वहां पर जो अवशेष प्राप्त हुए आप ये देख रहे हैं, तो ये एक जगह है पटना के आजकल के पटना से 2-3 किलोमीटर की दूर पे ही जगह है। तो उस जगह पे ये पिलर का अवशेष प्राप्त हुआ है। यहां पर 84 पिलर यहां पर प्राप्त हुए, 84 स्तंभ यहां पर प्राप्त हुए हैं, और पता चला है कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहा होगा। और यहां पर ये पकी हुई ईंटों का निर्माण भी यहां पर हमको देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा चल के क्या होगा, स्तंभों का प्रयोग बढ़ जाएगा। तो यहां पर जो भवनों में स्तंभ है, तो ऐसा जरूर माना गया कि जो 84 स्तंभों वाला है स्ट्रक्चर, वो शायद किसका होगा, वो स्ट्रक्चर होगा एक बहुत बड़े से हॉल का, जो राज्यसभा जहां पे लगती रही होगी। तो ऐसा माना गया है कि कुंभर का जगह जो है, तो वहां पर क्या है, वहां पर इनका राजमहल रहा होगा, ऐसा यहां पर माना गया है। यहां पर जो बर्तन वेयर्स जो बन रहे थे वो ब्लैक पॉलिश थे, बहुत ही चमकीले बर्तनों का उपयोग किया जा रहा था। शायद विलासतापूर्ण जो लोग जीवन जी रहे थे उनके लिए ये वाले बर्तन यूज किए जा रहे थे, NBPW। तो ये बर्तन है, ये वाला बर्तन ब्लैक पॉटरी की गई है इन पे। इनको ये सिमिलैरिटी थी कि ये जो है तो ब्लैक पॉलिश्ड बर्तन थे, चमकदार बर्तन थे, इनको इनमें जो तो काले कलर की पॉलिश की हुई थी और चमक निकल के इसमें आ रही थी। तो इस टाइप के बर्तनों का यहां पर यूज किया गया है। नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर इनको बोला जाता है। इनसे सिमिलैरिटी मिलती है जो इस टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे जो बर्तन बनाए गए थे या पाए गए थे उसके टाइम पे। अभी मूर्ति कला की बात करते हैं। तो मूर्ति कला का विकास, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में आपने जो मूर्तियां देखी होंगी तो बहुत ही क्लियर नहीं है, थोड़ा बहुत सारी चीजों पे क्या है कि उनकी मूर्तियों में भद्दापन है, आप ऐसा कह सकते हैं कि उनकी मूर्तियों में बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। पर जब मौर्य काल की बात आएगी तो यहां पर मूर्तियों का स्ट्रक्चर यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति है, आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही क्लियरली ये मूर्तियां बनाई गई हैं, पॉलिश्ड है, आपको चमकदार भी दिख रही होंगी। और ये मूर्तियां उस टाइम पे प्रोमिनेंट भी हैं, क्योंकि इनके लिए ये जो 3 धर्म उस समय फैले हुए थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तीनों धर्मों में यक्ष और यक्षिणी को मतलब पूजनीय माना जाता है, पूजा जाता है। जैन तीर्थंकरों को ये माना जाता है कि ये जो है तो यक्षिणियों से ही संबंधित थे, जो भी जैन तीर्थंकर थे वो यक्षिणियों से संबंधित थे। आपने महाभारत में एक स्टोरी सुनी होगी यक्ष प्रश्न वाली, तो वहां भी यक्ष के बारे में बात हो रही है। तो ये जो तीनों धर्म है उनमें जो है तो यक्ष यक्षिणी के बारे में बात की गई है और बताया गया है। तो ये मूर्तियां बनी हुई है जो बिल्कुल क्लियरली है, इन पे आप सिंधु घाटी वाली मूर्तियों से और मौर्य साम्राज्य वाली मूर्तियों से बिल्कुल अंतर देख पा रहे होंगे। अब इसमें जो टेक्निकल या कला के रूप में जो अंतर है वो हम अलग से देखेंगे कभी, पर अभी आप बिल्कुल ये सिर्फ इतिहास के रूप में देखिए। तो यहां पर मूर्ति कला का विकास हो गया था और गुफा वास्तुकला, क्योंकि जो आगे चल के अजंता एलोरा की गुफाएं बनेंगी उनका जो वे था वो यहीं से चलकर जाता है, गुफा वास्तुकला। बराबर की गुफाएं और नागार्जुन की बराबर की पहाड़ियों पे, और जो है तो नागार्जुन की पहाड़ियों पे जो गुफाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। लोमेश ऋषि को दे दी गई थी, जो जैन संप्रदाय था उसका जो आजीवक जो एक सेक्ट था, आजीवक जो एक ब्रांच थी जैन संप्रदाय की, उसको दी जाती है ये गुफाएं जो गुफा वास्तुकला से संबंधित थे। ये अपने लिए, ये जो आप देख रहे होंगे यहां पे नक्काशीदार गेट बना हुआ है, इसका गेट बहुत ही सुंदर है इस गुफा का। यहां पर इसको काट के बनाया गया है पत्थर के बीच में, और जो अंदर है तो ये अंदर चमकदार पोर्शन है इसका। यहां पर अभी बिल्कुल आप देखेंगे अजंता एलोरा की गुफाओं में यहां पर चित्र बनाए गए हैं गौतम बुद्ध से संबंधित, पर यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, अभी चित्र वगैरह नहीं है, ये सिंपल गुफाएं हैं, आजीवक संप्रदाय से संबंधित थी। जैन एवं बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए ये गुफाएं बनाई गई थी। जो ये बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों पर जो गुफाएं हैं ये सब चीजें बिहार में ही स्थित है। तो उन जगहों पर ये गुफाएं, ये गुफा चित्र मिलते हैं, गुफा स्थापत्य हमको मिलते हैं जो मौर्य कालीन संबंधित है। अभी एक चीज है कि ये जो स्तंभ मिला हुआ है तो ये यहां पर स्तंभ की भी कला थी, पर हमारे यहां जो स्तंभ थे और ईरान में जो स्तंभ थे इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी है।
और जो हमारे यहाँ का स्तंभ था, ये जब अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए इन स्तंभों को खड़ा किया था, ये वैशाली में स्थित स्तंभ है और ये वाराणसी वाला स्तंभ है। इसके नीचे का जो पिलर है वो आक्रांताओं के द्वारा, बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़ दिया गया है, तो ये म्यूजियम में रखा हुआ है। इसमें जो है तो अशोक, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत सारे चित्र, जानवर बने हुए जैसे हाथी, बैल, घोड़ा, धर्मचक्र बना हुआ है जो पहले उपदेश से संबंधित है। और ये वैशाली वाला चित्र है। ये मोनोलिथ है, पहली इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये एक ही पत्थर को तराश के बनाए गए हैं। नीचे वाला सेक्शन इनका थोड़ा चौड़ा है और ऊपर जाकर ये धीरे धीरे टेपर्ड होते जाते हैं। ईरानियन वालों से इसमें दो विचार चल के ये आते हैं कि जो भारतीय जो स्तंभ है या फिर जो मौर्यकालीन स्तंभ है, ये इनमें दो विचारधारा है। जो पाश्चात्य लोग हैं, जो पाश्चात्य विचारक हैं, ये बोलते हैं कि जो हमारा ईरान के जो पिलर हैं, जिनको बेसिकली यूज किया जा रहा था राजमहलों को या भवन की भव्य इमारतों को बनाने के लिए, उसके अंदर ही ये पिलर को बनाया गया था, तो उन पिलरों के साथ ये सिमिलैरिटी रखते हैं और उन पिलरों से ही प्रभावित है, ऐसा पाश्चात्य का मत है। पर जो भारतीय विचारक है वो ये बोलते हैं कि जो हमारे जो इंडियन पिलर है, मतलब ये जो वैशाली वाला या फिर ये जो सारनाथ वाला है, ये दोनों पिलर बिल्कुल अलग है। इनका किसी भी ईरान के कल्चर से कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो इनमें मेन बात बोली जा रही है कि जो पॉलिशदार चीजें हैं, तो जो पॉलिशदार चीजें हैं, तो पॉलिशदार चीजों, चमकदार चीजों को बनाने का, पत्थरों को पॉलिश करने का जो रिवाज था वो इंडिया में या भारत में बहुत दिनों से पहले से था। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि यहां पर जो भारतीय विचारक बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि यहां पर इनका बिल्कुल भी संबंध नहीं है ईरानियन से, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि गुफा में भी चमकदार पॉलिशदार पत्थरों को उपयोग किया गया है, पत्थरों को पॉलिशदार किया जा चुका है। तो यहां पर ईरानियन प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, ऐसा भारतीयों के द्वारा बोला जा रहा था। ये इनकी स्थापत्य कला और जो आर्किटेक्चर था उनके बारे में बात थी। भवन बहुत ज्यादा नहीं बनाए गए थे, या फिर बहुत ज्यादा जो बनाए भी गए थे तो अवशेष हमें प्रचुर मात्रा में प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी स्थापत्य कला में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, स्तूप बनाना प्रारंभ होते हैं। स्तूप अशोक के टाइम पे स्तूप बनाना प्रारंभ किया जाता है। स्तूपों में मेनली क्या किया जाता है कि गौतम बुद्ध के जो अवशेष थे या फिर उनके शिष्यों के जो अवशेष थे, अस्थियां थी, उनको रखा गया था और उनके स्ट्रक्चर पे एक डोम टाइप का स्ट्रक्चर बनाया गया था। आपने सांची का स्तूप जरूर देखा होगा। तो अशोक के टाइम पे ही बनना स्टार्ट होता है, बाकी शुंग के टाइम पे वहां पे वेदिका वगैरह भी बनाई जाती है, आगे चल के और डेवलप होता है। पर मेनली ईंटों का प्रयोग करके ये डोम टाइप का स्ट्रक्चर ईंटों के माध्यम से बनाया जाता था और ये स्तूप वाली संरचना प्रारंभ हुई थी अशोक के टाइम पे बनाना। भरहुत का स्तूप है, अमरावती में स्तूप है, सांची का स्तूप है, तो ये सब के लिए ये सब स्तूप बनना प्रारंभ हुए थे अशोक के टाइम पे, जो आगे चल के और भी ज्यादा हो जाते हैं। गुफा वास्तुकला में ये सब आगे चल के अजंता एलोरा की गुफाएं भी यहीं से मार्ग स्टार्ट होगा और यहीं से भव्य गुफा बनने का भी काम यहीं से चालू होगा। जो बरार और वो नागार्जुन पहाड़ियों वाली जो गुफाएं थी, उन्हीं गुफाओं के माध्यम से आगे चल के अन्य गुफाएं भी बनाई गई हैं। अब हम ये देखेंगे कि इनका जो मौर्य संस्कृति थी, इसका प्रचार प्रसार पूरे देश में कैसे हुआ और कैसे ये फैली। तो लोहा, लेखन, पंच चिन्हित सिक्के, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके लिए। सबसे पहला, क्योंकि मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इनके लिए आयरन। लोहे का प्रचार प्रसार हुआ, अस्त्र शस्त्र बनाए गए और सेना मजबूत हुई, जिससे जो है तो इनको विजयी अभियान में, जो भी सेना के अभियान थे उनमें इनको सहायता मिली, क्योंकि अच्छी मात्रा का लोहा इनके पास था। क्योंकि छोटा नागपुर वाले रीजन पे ही लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जा रहा था और वही रीजन पे इनकी राजधानी थी, ये लोग एस्टेब्लिश थे, तो उनके पास लोहा अच्छी क्वालिटी का था। लेखन की परंपरा चालू हो चुकी थी और सिक्के, जो पंच चिन्हित सिक्कों का उपयोग था वो भी इनके द्वारा किया जा रहा था, जिससे व्यापार और वाणिज्य समृद्ध हो रहे थे। तो इस तरह क्या हो रहा था, ये चीजें पूरे देश में जहां तक इनका शासन था उन जगहों पर ये चीजें फैलती गई। बाद में क्या होता है कि बाद में कर्नाटक, दक्षिणी भारत में और भी बहुत सारे रीजनों में लोहा प्राप्त किया जाने लगता है, जिससे इनको साम्राज्य में आगे चलकर घाटा भी होगा, क्योंकि यही नॉलेज जब आगे चल के फैलेगा तो ये मौर्यों के लिए खराब चीज उत्पन्न हो जाएगी और भी जो साम्राज्य होंगे वो इनसे मजबूत हो जाएंगे और इनका विरोध करने लगेंगे। पर अभी अब ये देखते हैं कि और भी जो चीजें हैं, जैसे मौर्य साम्राज्यों की इंपॉर्टेंट चीज थी पक्की ईंटों का प्रयोग। इनके द्वारा क्या किया गया, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया घरों के निर्माण में और कुओं की वेदिका को, कुआं को पूरी तरह से बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। पहले क्या हो रहे थे, पहले जो शहर थे, वो जो नगर थे, वो नदियों के किनारे ही बसा करते थे, क्योंकि मनुष्य को जीवन जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, पानी चाहिए। खेती करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। वो कहां मिल रहा था, नदियों के किनारे। पर जैसे ही कुएं
वही पक्के ईंटों के बने हुए कुएं जब से बनना प्रारंभ हो गया तो क्या हो रहा है, ये जगहों अलग अलग जगहों जो पाटलिपुत्र या नदियों से दूर स्थान थे वहां पर भी बहुत सारी बस्तियां बसने लगी, बहुत सारे नगर बसने लगे। मैगस्थनीज लिखते हैं कि यहां पर इतने ज्यादा शहर है, यहां पर इतने ज्यादा नगरों का विकास हो चुका है कि उनके बारे में उनकी संख्याओं को लिखना भी कठिन है। तो ये सब किस कारण से पॉसिबल हो पा रहा है, कुओं के कारण और पक्की ईंटों के विकास के कारण। इस तरह सिंचाई में भी सुविधा हो रही है, मनुष्य को जीवन जीने के लिए जो पानी है वो भी उपलब्ध हो पा रहा है कुओं के कारण। पूरी जगह जहां पर भी ये मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था, यहां पर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मतलब काले बर्तन, उत्तरी काले बर्तन जो थे वो पूरे मिल रहे थे। किसके कारण, यहां पर जो मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था चारों ओर, वहां पर सभी जगहों से वही काले चमकदार बर्तनों का प्रयोग किया गया है। चार काले चमकदार बर्तन पाए गए हैं और सब जगह इनकी संस्कृति फैली है। अब इन्हीं चीजों, इन्हीं ज्ञानों के कारण, जैसे अंग्रेजों के साथ हुआ कि भारतीयों को अंग्रेजी का ज्ञान दे दिया तो उनके ही खिलाफ यूज करने लगे, तो वैसे ही इनके साथ भी हो रहा है, मौर्यों के साथ भी। इन्होंने राज्य में धर्म प्रचार के माध्यम से, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, प्रांतपतियों के माध्यम से जो ये नॉलेज था, जो बहुत सारे कृषि के जो दासों को पकड़ के लाए या फिर जो बंदी थे, सैनिक थे, जो सैनिकों युद्धों में हार गए, जो सैनिक दूसरे पार्टी के, दूसरे राज्यों के सैनिक थे, उनको ये लेकर आया, नई जगह पे बसाया, राज्य की भूमियां दी, सिंचाई की सुविधा दी, तो इन्होंने नया कल्चर डेवलप किया, पर इसी के साथ नया नॉलेज भी इनको दिया। पर इससे क्या हो रहा था, साम्राज्य को घाटा होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि लोहे का ज्ञान हो गया था कि लोहे से अस्त्र शस्त्र बनाया जा सकता है। अब जब लोहा दूसरी जगह पे भी प्रचुर मात्रा में मिलने लगा, जहां पर इनको लोहे की प्राप्ति हो गई, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नए नए राजवंशों का उदय करना प्रारंभ कर दिया। जैसे आप देखेंगे आगे चल के कि शुंग वंश प्रारंभ होगा, सातवाहन वंश प्रारंभ होगा। ये ऐसी शक्तियां हैं जो इनसे साम्राज्य से तो दूर थी, पर क्या है, इनके लिए खतरा उत्पन्न कर दे रही थी। तो ये धीरे धीरे चीजें होना प्रारंभ हो जाएंगी और नए साम्राज्यों का उदय होगा। जो ज्ञान इनके द्वारा प्रसारित किया गया है, मौर्य साम्राज्य के द्वारा फैलाया गया है, वही ज्ञान आगे चल के इनके लिए गलत हो जाएगा या फिर इनके लिए घातक सिद्ध होगा। अब मौर्य साम्राज्य के पतन की बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य जब इतना अच्छा था, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, इतना बड़ा साम्राज्य था, सेना इतनी बड़ी थी, तो इनका पतन कैसे हो गया। तो जो मेन रीजन है उन पे बात करेंगे। सबसे पहले ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। पहले के धर्म में क्या था कि पहले चंद्रगुप्त थे तो उन्होंने जैन धर्म को फॉलो कर लिया था। अपने मृत्यु के टाइम पे बिंदुसार भी जैन धर्म के आजीवक संप्रदाय संबंधित थे। पर जो अशोक आते हैं वे एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं, ये बौद्ध धर्म को मान लेते हैं कलिंग के युद्ध के बाद और क्या करने लगते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, अपने धर्म का प्रचार करने लगते हैं। तो इससे जो ब्राह्मण वर्ग था, क्योंकि जो ब्राह्मण कल्चर था उसका ये लोग विरोध करना प्रारंभ, ये डायरेक्ट विरोध नहीं करती है, हमेशा कहते हैं कि मैं सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों को मानता हूं, पर कहीं ना कहीं जिन चीजों पर ये जोर दे रहे थे, जैसे ये बलि और धार्मिक अनुष्ठानों का ये विरोध किया करते थे कि बिल्कुल धार्मिक अनुष्ठानों का नहीं करना चाहिए, इनमें पैसे खर्च करने की क्या आवश्यकता है या फिर संपत्ति खर्च करने की क्या आवश्यकता है। बहुत सारे जो अश्वमेध यज्ञ वगैरह हुआ करते थे, जो ब्राह्मण कराया करते थे, जिसमें हजारों गायों का दान लिया जाता था, वो सब सिस्टम को ये बंद करने का ट्राई करते हैं। जो दान वगैरह दिया जा रहा है उसको कम करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होने लगता है कि ब्राह्मणों को, क्योंकि डायरेक्ट विरोध नहीं कर रहे, पर ब्राह्मणों को ऐसा लगने लगता है कि हमारे ये धर्म का या फिर जो ब्राह्मण संस्कृति है, जो ब्राह्मणिकल कल्चर है, उसका ये विरोध कर रहे हैं। तो इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप ब्राह्मण इनके खिलाफ हो जाते हैं, ब्राह्मणिकल कल्चर के खिलाफ, क्योंकि इनकी जो भी पॉलिसीज थी वो ये समझते हैं ब्राह्मण की ये ब्राह्मणिकल कल्चर के खिलाफ है, क्योंकि ये कर्मकांडों का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जो आपने देखा होगा, रजुका करके जो अधिकारी था या फिर जो न्याय व्यवस्था थी, पहले न्याय व्यवस्था कैसे हुआ करती थी, पहले न्याय व्यवस्था धर्मशास्त्रों के आधार पर ब्राह्मणों के द्वारा की जाती थी। धर्मशास्त्र जो व्यवस्था करते थे उन व्यवस्थाओं को फॉलो किया जा रहा था। पर क्या हो रहा था, अब यहां पर धीरे धीरे अधिकारी नियुक्त, जैसे रजुका एक अधिकारी नियुक्त करके दिया गया था धर्म के प्रचार के लिए और केस के लिए, न्याय की व्यवस्था के लिए। तो ये क्या कर रहे थे, जो ब्राह्मणों वाला काम है वो इनके द्वारा किया जा रहा था। इससे ब्राह्मण ना खुश थे। ये जो वर्ण व्यवस्था थी, क्योंकि ब्राह्मणों के धर्मशास्त्र में जो न्याय दिए हुए थे वे ऐसे थे कि मतलब अगर शूद्र के द्वारा कोई गलत काम किया गया तो उसके लिए अलग से न्याय दिया जाएगा, अलग दंड का प्रावधान था। ब्राह्मण और क्षत्रिय के द्वारा किया जा रहा है तो अलग दंड का प्रावधान था। पर यहां पर क्या हो रहा था, जो अशोक के धर्म में था वो ऐसा था कि कोई कैसा भी
किसी भी जाति से संबंधित है, तो अगर जो भी वो गलत काम कर रहा है तो उसको दंड का प्रावधान एक ही था, एक काम करने पे सेम सा दंड था, चाहे वो कोई भी व्यवस्था हो। तो इस प्रकार उनको ये लगने लगा था ब्राह्मणों को कि ये हमारी संस्कृति को खराब कर रहे हैं, तो इसलिए इनका विरोध बढ़ गया था। क्योंकि आगे चल के जो भी राजवंश उदयित होंगे, जैसे आप शुंग राजवंश होगा, कंडव होंगे, सातवाहन होंगे, ये सिर्फ ब्राह्मणिकल कल्चर को बढ़ावा देते हैं और सातवाहनों के द्वारा या फिर ये तीनों राजवंश ब्राह्मणों से ही संबंधित थे। इनको ब्राह्मणों का संरक्षण भी प्राप्त था और ये स्वयं भी ब्राह्मण थे। वित्तीय संकट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी मशीनरी है और अशोक के द्वारा बहुत सारे निर्माण कराए गए, धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे दूतों को भेजा गया, बहुत सारे अधिकारियों को रखा गया। तो इससे क्या होगा कि आगे चल के अशोक के रहने तक तो स्थिति ठीक रहेगी, पर बाद में क्या होगा कि जो राजकोष है उस पर दबाव बढ़ने लगेगा और वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाएगा। इनके पास पैसे नहीं बचेंगे इतने। इनके पास क्या होगा आगे चल के होगा कि लोहे की बहुत सारी मूर्तियां हैं, उनको क्या कर रहे हैं, ये पिघला के उनको बेच रहे हैं या फिर पिघला के व्यापार करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसा भी लिखा हुआ है बहुत सारे ग्रंथों में। तो यहां पर बताया गया है कि इनकी स्थिति धीरे धीरे वित्तीय रूप से खराब होने लगती है। अर्थव्यवस्था ही सबकी नींव है और अगर वित्तीय संकट ही आ गया है तो स्थितियां धीरे धीरे खराब हो जाती हैं। सबसे मेन कारण जो था वो नए ज्ञान की पहुंच था। जैसे मैंने बताया कि जो ज्ञान, जो भौतिकता का प्रचार प्रसार इनके द्वारा किया गया, इनके धर्म के आचार्यों के द्वारा किया गया, अशोक के अपने धर्म में किया गया, तो उन चीजों से क्या हुआ, लोग धीरे धीरे डेवलप तो हुए, पर इसी तरह क्या होने लगा कि साम्राज्य का विरोध होने लगा। धीरे धीरे कुछ शक्तियां सर उठाने लगी और अपने पास शक्तियां एकत्र करके राजा का ही विरोध करने लगी। तो धीरे धीरे वही जो मुगलों के साथ होगा कि अलग अलग राजवंश उदयित हो जाएंगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो वैसे ही हमारे यहां क्या होगा, यहां पर जैसे ही अशोक की मृत्यु होगी तो धीरे धीरे सातवाहन, सुंग, कंडव ये सब धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे और साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे साम्राज्यों में बंट जाएगा। दमनकारी नीति, जो ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी थे या फिर जो प्रांतों के अधिपति थे, उनके अमात्यों के द्वारा क्या किया जा रहा था, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, लोगों का सप्रेशन किया जा रहा था। यह बोला जा रहा था कि आप ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, क्योंकि जो मान लीजिए वहां पर टैक्स था, राज्य इनको नोटिस कर रहा है कि आप 1/4 को टैक्स कलेक्ट करो, तो ये क्या कर रहे हैं, 1/8, 1/6 लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं और लोगों के ना देने पर ये उनको प्रताड़ित भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार की नीतियों से क्या हो रहा है, क्योंकि जो अधिकारी काम कर रहे हैं तो उससे ऐसा लग रहा है कि राजा का शायद आदेश रहा हो। अच्छा काम कर रहे हैं तो भी राजा का आदेश है, बुरा काम कर रहे हैं तो भी राजा का। तो दमनकारी नीतियों से क्या हुआ कि राजा के प्रति लोगों का रोष बढ़ता गया। तो जो वहां का जो लोकल लीडर था उसके प्रति सहानुभूति बढ़ती गई, उसने शायद इनको प्रोटेक्ट करने का काम किया हो राजा की प्रशासनिक मशीनरी से, अमात्यों से। तो इसलिए धीरे धीरे ये जनता का विरोध यहां पर बढ़ने लगा। उत्तर पश्चिम सीमा की उपेक्षा, यह भी एक मेन रीजन है। अशोक अपने धर्म के प्रचार में व्यस्त थे, शांति की नीति को अपना लिया था, रक्षण के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं आ रहे थे। जो 200 ईसा पूर्व के आसपास ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना के द्वारा निर्माण कर लिया जाता है, चाइना के राजा जो थे वहां पे चीन के राजा थे, उनके द्वारा ऐसी सोच रखी गई कि अपनी सीमाओं की रक्षा करने का प्रयास किया गया। क्योंकि मध्य क्षेत्र में, एशिया के मध्य क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी जातियां थी, जनजातियां थी जो बहुत ही क्रूर थी। आगे चल के हमारे यहाँ आती है शक, कुषाण, तो ये सब आक्रमणकारी लोग थे। तो इनसे रक्षा का प्रयास चीन के द्वारा किया गया। अब जब वहां पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन जाती है तो उनके पास कोई और क्षेत्र नहीं बचता है, बैक्टीरिया साम्राज्य और भारत का क्षेत्र। तो इसीलिए क्या होता है कि भारत में हमेशा उत्तर पश्चिमी सीमा से आक्रमण होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही अशोक की, क्योंकि सेना जब तक थी मजबूत थी, तो इसी सेना के डर से लोग अब भारत पे आक्रमण नहीं करते थे। आपने देखा होगा सिकंदर ने भी आक्रमण नहीं किया था घनानंद की सेना से डर के, पर क्या हो रहा है, महापद्मानंद की सेना से डर के, पर क्या हो रहा है, जैसे ही राजा कमजोर हो रहा है या फिर उसकी सेना कमजोर हो रही है तो उत्तर पश्चिमी सीमा से भारत में प्रवेश की द्वार मिल गया। और लास्ट में चल के एक एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है कि पुष्यमित्र शुंग, जो उनके ही सेनापति थे, बृहदत्त की हत्या करके, जो यहाँ के राजा थे 180 ईस्वी पूर्व के आसपास, इनकी हत्या कर देते हैं और सीधे मौर्य साम्राज्य को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं और मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाता है। पहले तो अच्छे से चला ये साम्राज्य, पर धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी ऐसी पॉलिसीज बनी, वित्त का संकट हो गया, राजा के द्वारा उपेक्षा की गई, धर्म पर ज्यादा ध्यान दिया गया, राज्य की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया और अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो उतने क्षमतावान नहीं थे। तो इस तरह चीजें चेंज हो गई और सब कुछ खराब हो गया और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। आगे चलकर हम देखेंगे शुंग और सातवाहनों के बारे में, कंडवों के बारे में देखेंगे कि अमौरोत्तर काल में कैसी व्यवस्थाएं भारत में चलती हैं और गुप्त काल में भी देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल के वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।